जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि सू 30 MKI फाइटर जेट को लेकर आ रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत अब सू 30 MKI से एक और बड़ा स्वदेशी हथियार का टेस्ट करने वाला है और इस बार दोस्तों निशाने पर होगा 500 किलो का प्रिसीजन गाइडेड बम। बताया जा रहा है कि PGM 500 का टेस्ट हो सकता है। इवन जो सरकारी टेंडर है उसके मुताबिक सू 30 MKI से इस बम की कैरिज और रिलीज फ्लाइट ट्रायल्स सितंबर और अक्टूबर 2026 में राजस्थान के जैसलमेर में हो सकते हैं। इस ट्रायल्स में ये देखा जाएगा कि ये बम हवा में कितना स्टेबल रहता है, सू 30 MKI के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है और फाइटर जेट से रिलीज के बाद वेपन सुरक्षित तरीके से अलग होता है या नहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये कि ये कोई साधारण बम नहीं है बल्कि एक प्रिसीजन गाइडेड बम है, जिसका मतलब ये सामान्य बम की तुलना में ग्राउंड टारगेट्स पर ज़्यादा एक्यूरेट स्ट्राइक करता है। और सू 30 MKI पहले से ही आप सबको मालूम है कि ब्रह्मोस ए, अस्त्र और रुद्रम जैसे भारतीय हथियारों से लैस है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ट्रायल का मतलब अभी ये नहीं है कि PGM 500 को हम ऑपरेशनल कर लेंगे। पहले इसके ट्रायल्स होंगे, सेफ्टी चेक्स होंगे, इंटीग्रेशन और आगे के सर्टिफिकेशंस पूरे होंगे। लेकिन अगर ये ट्रायल्स जो है वो अगर सफल रहते हैं तो भारत के पास सू 30 MKI के लिए एक और स्वदेशी एयर टू ग्राउंड हथियार ऑप्शन जुड़ सकता है। यानी कि भारत धीरे धीरे अब अपने फाइटर जेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी हथियारों से इक्विप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप कंपनी फ्लाइंग वेस्ट डिफेंस अब अपना FWD सुप्रीम AI पायलट फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रही है। बाकायदा कंपनी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि अब ये AI पायलटेड फाइटर जेट प्रोग्राम ग्राउंड टेस्टिंग स्टेज में पहुंच गया है, जिसका मतलब साफ है कि अब जो जर्नी है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट या प्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं है। अब आगे का काम होगा कॉन्सेप्ट, हार्डवेयर, ग्राउंड टेस्ट और फ्लाइट। FWD सुप्रीम का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है इसका अलग कॉम्बैट कॉन्सेप्ट का होना, जिसे कि ये कंपनी मूविंग डॉक्ट्रिन कह रही है। इसका आइडिया है कि भविष्य के युद्ध में एक अकेला महंगा फाइटर जेट नहीं बल्कि कई AI पायलटेड एयरक्राफ्ट एक साथ कोऑर्डिनेटेड फोर्स की तरह काम करेंगे। मतलब एक साथ इस तरीके के कई एयरक्राफ्ट दुश्मन के सामने न्यूमेरिकली और टेक्टिकल एडवांटेज बनाने की कोशिश करेंगे और इन एयरक्राफ्ट की कीमत कम होगी तो ये हमें इकोनॉमिक एडवांटेज भी दे सकते हैं। फिलहाल FWD जो सुप्रीम है वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है जिसका ग्राउंड टेस्ट भले ही शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि भारत के पास इस तरीके का ऑपरेशनल AI फाइटर तैयार हो चुका है। चैलेंज तो अब सामने आएगा, जैसे कि AI की रिलायबिलिटी, ऑटोनोमस डिजाइन मेकिंग, फ्लाइट सेफ्टी, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट रियल फ्लाइट टेस्टिंग। ये चैलेंजेस अगर पूरे हो जाते हैं तो ये बड़ा FWD सुप्रीम फाइटर प्रोग्राम भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अब एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर की ड्रिलिंग के लिए एक एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोटिक सिस्टम डेवलप करने और उन्हें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट निकाली है। और इन सिस्टम का काम होगा एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में बेहद प्रिसाइज तरीके से जो होल्स हैं उन्हें ड्रिल करना, क्योंकि दोस्तों एयरक्राफ्ट में एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और कंपोजिट जैसे अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है और अगर यहाँ पर कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग एरर आ गया तो आगे जाकर असेंबली और फास्टनिंग की क्वालिटी को ये प्रभावित कर सकता है। इसीलिए रोबोट को सिर्फ होल ड्रिल नहीं करना होगा, यहाँ पर उसे एयरक्राफ्ट की एक्चुअल पोजीशन को मेजर करना होगा, कैड डिजाइन से मैच करना होगा, पोजीशनिंग एरर को कंपनसेट करना होगा और फिर बेहद प्रिसाइज ड्रिलिंग करनी होगी। जिसका मतलब यह है कि इसमें रोबोट प्लस सेंसर प्लस मेट्रोलॉजी प्लस सॉफ्टवेयर, प्रिसीजन ड्रिलिंग हेड सब मिलकर काम करेंगे। फिलहाल अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि ADA ने AMCA के प्रोडक्शन के लिए इस तरीके के रोबोट्स मंगवाए। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़रूरी है हमारे तेजस Mark 2, AMCA और TED-BF जैसे फाइटर जेट्स के लिए और इवन UAVs के लिए भी, जहां इस तरीके की रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ऑटोमेटेशन के आने से मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी प्रिसाइज होती है, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ती है और कोई भी दोहराव नहीं आता। चलिए दोस्तों, भारत और जापान को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ गई है। आज भारत और जापान ने डिफेंस कॉपरेशन में एक और बड़ा स्टेप उठाया, लेकिन इस बार सिर्फ जॉइंट एक्सरसाइज को लेकर बात नहीं हुई है बल्कि शिप्स, शिप बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी, नेवल रिपेयर और मेक इन इंडिया तक कॉपरेशन बढ़ाने की तैयारी हो गई है। बाकायदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में एक अहम मुलाकात की। सबसे बड़ा फैसला रहा यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन पर एक नया MOU, जिसका मतलब ये है कि भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच कॉपरेशन और बढ़ेगा। इससे दोनों देशों की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी, जिसमें कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस होंगे, डिजास्टर रिलीफ जैसे एरियाज में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है शिप बिल्डिंग और रिपेयर कॉर्पोरेशन, यानी कि दोनों देश जिसमें कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत की मैसिव प्रोडक्शन क्षमता को कंबाइन करके नेवल शिप बिल्डिंग और डिजाइन में जॉइंट डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी आगे बढ़ेगी।
इसके अलावा जापान मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत भारत की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर सकता है। और इवन दोस्तों, दोनों देशों ने यहाँ पर शिप रिपेयर फैसिलिटी के रेसिप्रोकल यूज को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसका मतलब साफ है कि भविष्य में जापान और इंडियन नेवल शिप्स एक दूसरे की रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट रहा यूनिकॉर्न का। शिपबॉर्न यूनिकॉर्न, जो कि एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंटीना सिस्टम है, इसे दोनों देशों के बीच पहला डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर प्रोजेक्ट बता दिया गया है। साथ ही डीआरडीओ और जापान की एटीएलए के बीच एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर R&D कॉपरेशन बढ़ाने पर बात हुई है। तो कुल मिलाकर दोनों देशों ने एक ऐसे भविष्य की शुरुआत कर दी है जिससे डेफिनेटली चाइना परेशान होगा। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जापान भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। साथ ही भारत को वो एक अपना, जिसे कहते हैं ना कि दिल का पार्टनर जो होता है, उसे मानता है। यही वजह है कि अब दोनों देशों की जोड़ी आगे जाकर बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स को सामने लेकर आएगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि 114 रफाल फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों भारत को अब एक बात बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए, यानी कि एक शर्त बिल्कुल साफ रख देनी चाहिए फ्रांस के सामने। वो ये है कि अगर भारत 114 रफाल फाइटर जेट्स खरीदता है तो भारत को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि 2060 तक के लिए सोच कर डील करनी होगी। क्योंकि असली सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि रफाल कितना पावरफुल फाइटर जेट है, लेकिन अब सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा हो चुका है कि क्या भविष्य में भारत अपने बनाए गए रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इस फाइटर जेट में लगा सकता है। दरअसल भारत का MRFA प्रोग्राम, जिसमें कि 114 रफाल फाइटर जेट्स हमने लेने हैं, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आप सबको मालूम चल चुकी है 3.25 लाख करोड़ रुपए। राफेल ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में है, लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों में आप सबको मालूम है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलेगी। आज का कोई भी एडवांस रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम 2035 या 40 तक आउटडेटेड हो सकता है। और इसी पॉइंट को भारत को अब ध्यान में रखना होगा, जिसका मतलब ये है कि भविष्य में अगर भारत चाहे तो सेलेक्टेड फ्रेंच ओरिजिन एवियोनिक्स को भारतीय इंडियन सिस्टम से रिप्लेस या अपग्रेड करने की टेक्निकल फ्रीडम यहाँ पर भारत को लेनी चाहिए फ्रांस से। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे कि हमारा खुद का उत्तम आइसर रडार है, इंडिजिनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, मिशन कंप्यूटर्स हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन और डेटा लिंक टेक्नोलॉजीज है। ये टेक्नोलॉजीज आने वाले वर्षों में हमारी और मैच्योर हो जाएंगी, तो भारत इन्हें अपने रफाल फ्लीट में अपग्रेड कर सकता है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पर ये आता है कि यही आता है कि भाई इसका मतलब तो ये नहीं है कि फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेकर भारत सीधे इन्हें रफाल में लगा देगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट में किसी भी बड़े रडार या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम को बदलना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, सॉफ्टवेयर एक्सेस हमें मिलना चाहिए, इंटरफेसेस मिलने चाहिए, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, ये सब करना होगा। इसीलिए इस तरीके की जो फ्रीडम है, यानी कि ये जो स्वतंत्रता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से नेगोशिएट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरना भविष्य में हर मेजर अपग्रेड के लिए आपको फ्रांसीसियों के पास जाना पड़ेगा और हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर लगातार बढ़ जाएगी। लेकिन अगर भारतीय फाइटर जेट्स में कॉमन स्वदेशी सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो इससे तेजस मार्क 2, AMCA और रफाल जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में टेक्नोलॉजी कॉमनैलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और भविष्य के हथियार इंटीग्रेशन आसान हो सकते हैं। और भारतीय इंडस्ट्रीज को भी एक ग्लोबल क्लास फाइटर पर एडवांस सिस्टम इंटीग्रेट करने का जबरदस्त एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस डील में सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि 114 रफाल फाइटर जेट कितने में मिलेंगे। सवाल अब तो ये होना चाहिए कि इन एयरक्राफ्ट्स को अगले 30 से 40 सालों तक भारत अपनी टेक्नोलॉजी के साथ कितना इंडिपेंडेंट होकर अपग्रेड कर पाएगा। और यही है दोस्तों असली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। दोस्तों, डीआरडीओ अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को और ज़्यादा फास्ट और एडवांस बना सकती है। डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत RFMW इनोवेशन लैब को फोर्टिनिक्स बेस्ड RF मेमोरी यानी कि PRFM सिस्टम डेवलप करने का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। इस टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। RF यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि आज रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम में अलग अलग RF सिग्नल्स को प्रोसेस और एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में फोटोनिक्स बेस्ड RF मेमोरी में ऑप्टिकल यानी कि फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके RF सिग्नल्स को स्टोर और प्रोसेस करने की कोशिश होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है हाई स्पीड सिग्नल प्रोसेसिंग, वाइड ब्रेंथ और एडवांस RF सिग्नल हैंडलिंग में। ऐसी टेक्नोलॉजी भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे क्षेत्र में काफ़ी यूजफुल हो सकती है। फिलहाल ये कोई रेडीमेड ऑपरेशनल वेपन नहीं है। डीआरडीओ ने अभी इसके डेवलपमेंट को सैंक्शन किया है, जिसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, टेस्टिंग करना और मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए इसे मैच्योर करना होगा। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है। टर्की का एक भारी भरकम A400 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर पहुंचा है और इसके डेस्टिनेशन ने जो डिफेंस ऑब्जर्वर्स हैं उनका ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि टर्किश एयरफोर्स का A400 इस्तांबुल से उड़कर पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस पर पहुंचा। अब सवाल ये आ रहा है कि मुरीद में क्यों पहुंचा है। दरअसल मुरीद एयरबेस
पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे महत्वपूर्ण अनमैन्ड वॉरफेयर हब्स में से एक माना जाता है और यहाँ ड्रोन ऑपरेशन से जुड़ी कैपेबिलिटीज मौजूद है। कुछ डिफेंस रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि टर्की के इस एयरक्राफ्ट में ड्रोन रिलेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी जरूरी है, A400 के एग्जैक्ट पेलोड की ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, इसीलिए ये कहना कि एयरक्राफ्ट ड्रोन्स या फिर स्पेसिफिक वेपन्स लेकर आया था, अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर फ्लाइट की टाइमिंग और डेस्टिनेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। टर्की पाकिस्तान के बीच ऑलरेडी डिफेंस कॉपरेशन काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा है। टर्की के पास काफ़ी एडवांस ड्रोन्स हैं, जबकि पाकिस्तान भी अपने अनमैन्ड वॉरफेयर क्षमता को लगातार एक्सपेंड कर रहा है। अगर ऐसे में दोस्तों इस हैवी लिफ्ट मिशन के जरिए मिलिट्री इक्विपमेंट्स और अनमैन्ड सिस्टम्स की सप्लाई बढ़ती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये एक एयरक्राफ्ट की मूवमेंट नहीं थी, बल्कि ये लॉजिस्टिक रिप्लेनिशमेंट और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी रीबिल्डिंग का संकेत हो सकता है, खास करके ऐसे एयरबेस पर जहां अनमैन्ड कॉम्बैट ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए टर्किश A400M की मुरीद लैंडिंग को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट फ्लाइट समझकर नज़रअंदाज करना मुश्किल है। लेकिन सवाल यही आता है कि ये A400M लेकर क्या आया था। जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है, अक्सर ऐसे मामलों में आती भी नहीं है, तब तक इस पेलोड पर जो ये लेकर आया है उस पर स्पेकुलेशन रहेगा, क्योंकि ऑफ सिंदूर के बाद भी टर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान पहुंचे थे। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।